गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू 18th लेक्चर ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। कैशन के बारे में हमने कल थोड़ा जाना था कि किस तरीके से कितने टाइप के कैशंस होते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैशंस हैं जो जीटीयूज के अंदर आते हैं। आज हम जानेंगे कि आज का जो लेक्चर होगा वो भी कैशन के बारे में होगा कि भाई किस तरीके का कैशन को हम सिंक करते हैं और कितने कौन से प्रकार के लोड उसके ऊपर रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसे कि अपनी स्क्रीन पे देखते होंगे कि हमारा जो पहला टॉपिक है वो है लोड ऑन का कैशन। तो कौन कौन से लोड हमारे कैशन पे लगते हैं, तो VLS ये याद रखने का आपको, VLS लोड लगता है। कौन कौन सा? एक तो वर्टिकल लोड, लेटरल लोड एंड सिंकिंग लोड। वर्टिकल लोड बोले तो जो हमारा जो लोड है सपोर्ट पे, हमारे जो जैसे कि हमारा कैशन है, इस तरीके का कैशन है, तो पियर के द्वारा उसके ऊपर जो वर्टिकल लोड लग रहे हैं, ये ब्रिज है, समझिए ये ब्रिज है और ये कैशन बना हुआ है। तो इसके ऊपर जो जो वर्टिकल लोड रिएक्शंस लग रहे हैं, कॉलम के वर्टिकल रिएक्शन लग रहे हैं, फिर क्या बोलते हैं, कोई भी मूवमेंट हो रही है उसके वर्टिकल रिएक्शन लग रहे हैं, तो वो जो रिएक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लोड बोलते हैं। ठीक है, वर्टिकली जो लोड हमारे कैशन के ऊपर लग रहा है, दैट इज वर्टिकल लोड। लेटरल लोड्स आर ऑल्सो द टाइप ऑफ वर्टिकल लोड। जो ब्रिज पियर्स होते हैं, हमारे जो ब्रिज के पियर्स होते हैं, ये हमारे ब्रिज के पियर्स आप अगर देखेंगे, यहाँ पे भी कैशन डाल देता हूँ, तो जो लास्ट के जो हमारे पियर्स जैसे होते हैं उसको अबेटमेंट बोलते हैं, और बीच के जो कॉलम्स होते हैं उसको हम पियर्स बोलते हैं। तो ब्रिज के जो पियर्स होते हैं ना बीच में, वो विंड फोर्स के कारण हमारे कैशन के ऊपर लोड डालते हैं वर्टिकली। ठीक है, और जो व्हीकल्स होते हैं उसके भी ट्रैक्शन लोड निकलता है। ठीक है, ट्रैक्शन ऑफ व्हीकल के वजह से भी हमारे जो कैशन है उसके ऊपर लोड पड़ता है, तो वो भी हमको कंसिडर करना पड़ता है। कब? जब हम कैशन की डिजाइन कर रहे हैं तब। ठीक है, और फिर होता है थर्ड, सिंकिंग लोड। सिंकिंग लोड बोले तो जब हम हमारे कैशन को फ्लोट करते हुए कहाँ पे ले जा रहे हैं, रिवर के बीच में ले जा रहे हैं। किसके लिए? हमारे फाउंडेशन बिल्डअप करने के लिए, हमारे पियर बिल्डअप करने के लिए, हमारे ब्रिज का जो सेंटर लाइन है उसके ऊपर लेके जा रहे हैं। तो उसके ऊपर जो वाटर का फोर्स होता है, ठीक है, उसका फोर्स लगता है, उसको हम बोलते हैं श्रिंकिंग लोड। ठीक है, फ्रॉम द ट्रैक्शन जो हमारा सिंकिंग लोड है वो किन चीज़ों से ऑकर होता है, तो सबसे पहले होता है वो चीज़ होती है फ्रिक्शन से हमारा जो सिंकिंग लोड है वो ऑकर होगा। किस तरीके से फ्रिक्शन से ऑकर होगा? तो भाई जैसे ही अगर मैं सिंक करने जाऊंगा कैशन को हमारे रिवर के अंदर, तो उसकी जो साइड की स्किन होती है वो किससे कांटेक्ट में आएगी? वाटर के कांटेक्ट में आएगी। तो वो जो फ्रिक्शन रहेगा, तो वो फ्रिक्शन एक लोड क्रिएट करेगा, एक प्रेशर क्रिएट करेगा वाटर का, किसके ऊपर? कैशन के स्किन के ऊपर। ठीक है, और वो स्किन को बचाने के लिए ही हम लोग क्या यूज करते, थोड़ी रफ स्किन यूज करते हैं कैशन के साइड में, जो कि रजिस्ट कर पाए हमारा लोड। फिर हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो है इंटरनल एयर प्रेशर। इंटरनल एयर प्रेशर जो है हमारा, आपने देखा होगा न्यूमेटिक कैशन, जो पे हाई कैशंस होते हैं, बड़े बड़े कैशंस होते हैं। न्यूमेटिक कैशंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर, बड़े बड़े कैशन के अंदर, जब मैं डीप डाउन नीचे जाता हूं, तो जितना मैं वाटर के नीचे जाऊंगा तो उतना ही इंटरनल प्रेशर जनरेट ज़्यादा होगा। ठीक है, जितना आप पानी के अंदर, समुद्र के अंदर नीचे उतरेंगे, उतना आपको ज़्यादा प्रेशर, हाई प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। समझ में आया? तो वो इंटरनल प्रेशर के कारण वो भी हमको लोड कंसीडर करना पड़ता है। वो जो इंटरनल एयर प्रेशर है वो किसके अंदर आता है? सिंकिंग लोड के अंदर आता है। क्लियर? फिर हॉगिंग एंड सैगिंग स्ट्रेस होता है, वो भी हमारे हॉगिंग एंड सैगिंग यानी इस तरीके का, मतलब ये हो गया सैगिंग और ये हो गया हॉगिंग, मतलब दो जो लोड एक साथ हमारे ऊपर, हमारे कैशन के ऊपर लग रहे हैं। ठीक है, तो वो हॉगिंग होता है, सैगिंग होता है, और जो रिवर्सिबल लोड लग रहे हैं वो हॉगिंग होता है। तो ये जो भी, जब मैं सिंकिंग करूंगा ना किसके अंदर, रिवर के अंदर, जब मैं अपना कैशन सिंक करूंगा, तब मेरे को ये स्ट्रेसेस भी देखने के लिए मिलेंगे। इससे भी मुझे डील करना है, और इन सब को अंदाजे रखते हुए ही मुझे अपना कैशन है वो डिजाइन करना है। क्लियर? फिर एक होता है लेटरल प्रेशर। ठीक है, ये भी हमको लगता है लेटरली प्रेशर लगेगा वाटर का। सिंकिंग, जैसे मैं सिंकिंग करूंगा तो वो क्या करता है, पानी है ना, कोई भी चीज आप नीचे प्रेस करने की कोशिश करते हो तो पानी क्या करता है, वो चीज को ऊपर फेंकने की कोशिश करता है। ठीक है, तो वो चीज को ऊपर फेंकेगा तो क्या अपन को एक, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है जो नीचे जा रहा है वो लेटरल प्रेशर जनरेट करेगा, तो उसकी वजह से भी वो प्रेशर भी अपन को कंसिडर करना
पड़ता है। ठीक है, तो ये था हमारा लोड ऑफ क्वेश्चन। 3 तरीके की लोड लगते हैं हमने अभी देखे कि VLS कौन कौन से, वर्टिकल, लेटरल और सिंकिंग लोड। ठीक है, सिंकिंग के अंदर 4 और आते हैं, फ्रिक्शन, इंटरनल, हॉगिंग, सैगिंग एंड लेटरल प्रेशर। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये अच्छा टॉपिक है, हालांकि एक भी बार पूछा नहीं गया है इसके बारे में। इसको आप अगर डिटेल में स्टडी करेंगे अंदर जाके, बुक्स के अंदर दिया हुआ है, तो आपको यही जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं वही जो पॉइंट्स उसके अंदर लिखे हुए हैं, तो वो पॉइंट्स आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के आके हम बढ़ते हैं, जिसका नाम है फ्लोटिंग ऑफ क्वेश्चन। फ्लोटिंग ऑफ क्वेश्चन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं प्रोसेस है हमारे क्वेश्चन को रिवर के अंदर डालने के लिए। ठीक है, तो और बहुत हार्ड प्रोसेस है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ डॉक। जब मैं आपको मल्टी वेल क्वेश्चन के बारे में आपको बता रहा था, तब मैंने ये ड्राई डॉक के बारे में बात करी थी आपसे। अब ये ड्राई डॉक क्यों कंसिडर करना पड़ता है कि हर क्वेश्चन को अपन बिल्डअप नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हैं हमको जो कि बाहर बनाने पड़ते हैं। तो जो ये ड्राई डॉक एरिया है हमको कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है जहाँ पे हमारा ब्रिज का काम चल रहा है। जैसे कि मेरे को आप समझिए, एक एग्जांपल लेता हूँ, मुझे एक रिवर के ऊपर ब्रिज बनाना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, वो रिवर के ऊपर मुझे अगर ब्रिज बनाना है तो मुझे वहाँ पे पहले एक ऐसा ड्राई एरिया कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा जो कि फ्लोट कर रहा होगा रिवर के ऊपर। ठीक है, और वो रिवर के ऊपर वो ड्राई एरिया, ड्राई डॉक के ऊपर, जैसे कि ये रिवर है। ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, रिवर है और मेरे को यहाँ पे ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो मैं इस तरीके के यहाँ पे कोई एरिया बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं क्वेश्चन बना सकता हूँ। क्लियर है, और फिर वो क्वेश्चन को यहाँ से फ्लोट करवाते करवाते मेरे को अपने उसकी जो ब्रिज की पोजीशन पे रखना होगा, और फिर उसके ऊपर पियर्स बनेंगे और फिर उसके ऊपर ब्रिज कंस्ट्रक्ट होगा। क्लियर है, तो इस तरीके से मेरे को कोई भी ब्रिज का बनाना होता है, कोई भी ब्रिज बनाना होता है तो मेरे को इस तरीके से काम करना पड़ता है। तो ड्राई डॉक मेरे को उसके लिए कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो जैसे कि आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इसके अंदर क्या लिखा है, द ड्राई डॉक इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द अप स्ट्रीम साइड ऑफ द ब्रिज। मतलब ब्रिज के अप स्ट्रीम साइड पे हम जो है ब्रिज की कंस्ट्रक्शन साइड पे हम ये ड्राई डॉक कंस्ट्रक्ट करते हैं, और देयर रिक्वायरमेंट ऑफ द पोजिशन ऑफ क्वेश्चन इज बिल्ट इन दिस ड्राई डॉक। मतलब जो भी हमको क्वेश्चन रिक्वायर्ड है वो हमको ये ड्राई डॉक में बना के उसके बाद वो फ्लोटिंग प्रोसेस हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप नीचे और देख सकते हैं कि फ्लोटिंग की 2 प्रोसेस दी हुई है। एक तो फ्लोटिंग फ्रॉम बैंक। ठीक है, अब इसके अंदर फ्लोटिंग ऑफ बैंक के अंदर ये 2 तरीके की प्रोसेस यहाँ पे आपको दिख रही होगी। एक प्रोसेस के अंदर क्या किया है, एक प्रोसेस के अंदर हमने एक यहाँ पे ये हमारे पाइल्स है, हमने यहाँ पे क्या डाल दिए, पाइल्स डाल दिए, और ये हमारे यहाँ पे है गडर। ठीक है, पाइल्स के ऊपर गडर डाल दिए। ठीक है, क्वेश्चन है ये हमारा, क्वेश्चन को रोलर के द्वारा मैं क्या करूंगा, रोलर के द्वारा इसको आगे खसकाऊंगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे एंड पोजीशन पे मेरा ये क्वेश्चन है, जो मेरे एंड पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे क्रेन लाके क्रेन से इसको उठवा के धीरे 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 वाटर के अंदर जहाँ पे भी मेरी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे इसको बिठाऊंगा। एक तो ये प्रोसेस हो गई। अब ये जो प्रोसेस है वो कहाँ पे हमको यूज होती है, जहाँ पे हमको स्लीपरी एरिया नहीं मिलता है कि मेरे को डायरेक्टली मैं क्वेश्चन को नीचे एक स्लोप बना के नीचे घुसा दूँ। ठीक है, जहाँ पे मैं ये चीज नहीं कर सकता तो मैं को वहाँ पे गडर बना के पाइप्स डाल के मेरे को क्वेश्चन को डुबाना, मेरे को क्वेश्चन को फ्लोट करवाना रहेगा। ठीक है, वहीं पे आप सेकंड एग्जांपल अगर देखेंगे ये वाला, कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि भाई इसके अंदर आपको ये स्लीपरी एरिया प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, मतलब नेचर बाय नेचर ही ये जो हमारा स्लीपरी एरिया है हमको प्रोवाइड है यहाँ पे, तो हमको सिर्फ क्या करना रहेगा, यहाँ पे एक गडर डालना रहेगा, एक स्प्लिंग इसको क्या बोलते हैं, स्लिप की करके इसका जो नाम है इसको स्लिप की बोलते हैं, स्लिप की कंस्ट्रक्ट करनी होगी। स्लिप के अंदर मेरे को सिर्फ रोलर्स बिठाने रहेंगे जो कि क्या करेगा, ये मशीनरी है, मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म इससे लोड से हमने कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, इसको अलाउ करेगा कहाँ पे, नीचे डुबाने के लिए। ठीक है, जैसे एक बार क्वेश्चन अपने फ्लोट हुआ तो ये जो मैकेनिज्म है वापस पीछे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके का ये जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पे रहेगा। तो ये 2 एरियाज है जहाँ पे मैं
स्प्लिकी मैं कर सकता हूँ, और एक है यहाँ पे जहाँ पे मेरे को स्लोपी सरफेस नहीं मिलती है तो वहाँ पे मेरे को पाइल डालनी पड़ेगी। जहाँ पे मेरे को स्लोपी सरफेस मिलती है वहाँ पे मेरे को स्लिप की बनानी पड़ेगी। स्लिप की के अंदर क्या होगा, यहाँ पे लोड रख देंगे हम लोग, मशीन हाइड्रोलिक मशीन रख देंगे। वो हाइड्रोलिक मशीन किससे कनेक्ट होगी, रोलर से कनेक्टेड होगी। रोलर के ऊपर कैशन होगा, वो नीचे जाने देगा कैशन को, कैशन फ्लोट करेगा और वो वापस रोलर अपने आप आ जाएगा। इस तरीके से हर जहाँ पे भी पोजीशन मेरे को कैशन बिठाना है वहाँ पे मैं कैशन को बिठा दूंगा। ठीक है, एक तो ये हो गई। फिर इसके बाद आती है इसके बाद जो दूसरी प्रोसेस आती है वो टर्निंग ऑफ कैशन प्रोसेस आती है और यूज ऑफ कंप्रेसिव एयर की प्रोसेस आती है। वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टर्निंग ऑफ कैशन का आप देख सकते हैं, तो ये जो मेथड है वो अडॉप्ट की जाती है जब हमारी जो डेप्थ है वाटर की वो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो कैशन है उसको क्या करते हैं हम, उसकी जो एजिस होती है, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैशन कैसा होता है, यहाँ पे देखना। तो ये जो एजिस है इसकी शार्प एजिस मिलती है अपन को, है ना, आपने देखा होगा कैशन की, ये कैशन है। ठीक है, तो इसकी जो एजिस है वो शार्प होती है ना। तो इसको क्या करेंगे, मैं उल्टा इसको डालेंगे अपन कहाँ पे, अगर मेरे को इसको कैशन को उल्टा फ्लोट करवाएंगे अपन ब्रिज साइड पे या हमारी जो कंस्ट्रक्शन साइट है, हमको जहाँ पे कैशन के ऊपर पियर बनाना है तो हम उसको उल्टा डालेंगे, फिर उल्टे से इसको पुल करके सीधा कर देंगे, क्योंकि पानी के अंदर वेट आपने देखा होगा कि आधा हो जाता है हर चीज का। तो ये वाला मैकेनिज्म भी अपन यूज कर सकते हैं, कट ऑफ कर सकते हैं, बॉटम से इसको कर देंगे। पर ये हाई कैशन जब जिसका वेट है बहुत ज़्यादा है और क्या बोलते हैं वेट कैशन के लिए, ये जो चीज़ है इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी। तो ज़्यादातर ये वाली जो चीज़ है वो हम अवॉइड करते हैं, नहीं करते। कैशन इज लॉन्च अपसाइड डाउन, कटिंग एज इज अपवर्ड, जैसे मैंने बोला कटिंग एज इसकी जो होगी वो ऊपर होगी। ठीक है, एंड द टॉप इज बॉटम, मतलब जिसका जो टॉप होगा वो बॉटम होगा। तो पोर्शन ऑन वन साइड इज केप्ट स्लाइटली हाई देन द रिमेनिंग, और जो हमारे एक पोर्शन है वो उसका थोड़ा हाई रखेंगे, क्यों, क्योंकि इसको टर्न आउट करना है हमको। ठीक है, तो फिर इसको मैकेनिज्म से यहाँ पे टर्न आउट कर देंगे और ये जो मैकेनिज्म है वो हमारा जो कैशन है वो इस तरीके से सिंक हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है इसके अंदर क्या करते हैं, हम उल्टा कैशन डालते हैं। ठीक है, उल्टा कैशन डालते हैं, कौन सा कैसे डालेंगे, बट टिल्ट डालेंगे। ठीक है, टिल्ट डालने के बाद क्या करेंगे, एक साइड से उसको पकड़ेंगे, खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, कैशन इस पोजीशन में आ जाएगा। क्लियर है, तो ये है हमारा टर्निंग ऑफ कैशन का। और फिर यूज ऑफ कंप्रेसिव एयर। कंप्रेसिव एयर के अंदर क्या होता है, जो द कंप्लीटेड पोर्शन ऑफ द कैशन इज प्रोवाइडेड विथ स्टील डोम एंड द कंप्रेसिव एयर इज अप्लाइड थ्रू इट। कंप्रेसिव एयर कीप आउट द वाटर एंड फैसिलिटेट द फ्लोटिंग ऑफ द कैशन। मतलब एक कंप्रेसिव एयर कैशन के अंदर कंप्रेसिव पाइप डालने के लिए आएगी, वो क्या करती रहेगी, वो पानी है जहाँ पे मैं कैशन सिंक कर रहा हूँ वो पानी को रिमूव करती रहेगी और साइड में डालती रहेगी, और हमारा जो कैशन है वो धीरे धीरे फ्लोट होता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी जो 4 प्रोसेस है हमारे फ्लोटिंग ऑफ कैशन में यूज करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है। यहाँ पे आपको ड्राइंग में ऐसा लग रहा होगा कि कितना छोटा है, कितना लंबा छोटा प्रोसेस है। नहीं, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है और बहुत लंबा प्रोसेस है। आप देखो, सिर्फ इसकी एजिस के लिए भी हमको पढ़ना पड़ा है। जो हमारी ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, जो यहाँ पे छोटे में जो एजिस दिख रही है आपको यहाँ पे, सॉरी ये वाली एजिस दिख रही है, ये जो एजिस है हमारी कटिंग एजिस, उसके लिए भी हमको अच्छी तरीके से इसके एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है। तो सोच लीजिए आप कितना ये महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा हमारे लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कटिंग एज। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कटिंग एज के बारे में है। तो 2 प्रकार की कटिंग एज होती है, एक तो कटिंग एज होती है विथ शार्प एंड और एक कटिंग एज होती है विथ ब्लंट एंड। ठीक है, दोनों का अलग अलग यूज होता है। शार्प एंड हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे मेरे को हार्ड स्ट्रेटा मिलता है। ठीक है, हार्ड मतलब अच्छी तरीके से मेरे को ड्राइव करना हो वहाँ पे, और ये हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे मैंने सॉइल में मेरे को पता है जहाँ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल ज़्यादा नहीं है, मैं इजीली ड्राइव कर सकता हूँ, वहाँ पे हम ये ब्लंट एजिस यूज करते हैं। शार्प एजिस देखो यहाँ पे 3 तरीके की होती है, 3 तरीके की अलग अलग एंगल प्रोवाइड करी हुई है। यहाँ पे अलग डिजाइन है, यहाँ पे अलग डिजाइन है और यहाँ पे अलग डिजाइन है। तीनों का मतलब एक ही होता है, तीनों का ड्राइविंग का तीनों का मकसद भी एक ही होता है, बस शेप अलग अलग दिया हुआ है। इसके अंदर आपको ज़्यादा नीचे जाके पकड़ आएगी। ठीक है, इसके अंदर आपको एकदम स्मूथ सरफेस प्रोवाइड की जाएगी और इसके अंदर भी आपकी पकड़ है जो अच्छी आएगी। यानी ये पहली स्टेप समझो, ये लोअर लेवल की शार्पनिंग एज हुई, ये हाई लेवल की और इससे हाई लेवल की। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपकी जो स्टीनिंग है, स्टीनिंग मतलब ये वाला भाग है जो हमारे साइड का भाग, उसको स्टेनिंग बोलते हैं।
ठीक है, वो जो भाग है उसकी पकड़ अच्छी आए उसके लिए हमको ये 3 एजेस यूज करनी पड़ती है। इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे कौन सी प्लेट यूज हुई है, तो 12 mm की थिक प्लेट यूज हुई है। ठीक है, ये यहाँ पे 12 mm आपको दिख रहा नहीं होगा, तो 12 mm की इसके अंदर थिक प्लेट यूज हुई है। और इसके जो अंदर की प्लेट है वो है 10 mm की। ठीक है, जो ये वाली जो प्लेट है वो कितने की है, 10 mm की। और ये जो बाहर की एजिस है, बाहर की एज की जो प्लेट है वो 12 mm की यूज हुई है। ठीक है, और यहाँ पे जो नीचे जो टिप में जो प्लेट यूज हुई है वो 50/20 mm की प्लेट है। क्लियर। फिर यहीं पे अगर आप दूसरी कटिंग एज देखोगे तो यहाँ पे आपको 10 mm की इंटरनल जो थिकनेस प्लेट है उसकी वो रहेगी 10 mm की रहेगी। और इसके जो नीचे एंगल हम यूज किया हुआ है, जो आपको डार्क साइड में यहाँ पे एंगल दिख रहा होगा, उसका जो एंगल है वो 10x10x120 mm का रहेगा। ठीक है, इसकी कोई डायमेंशन हम उनको प्रोवाइड नहीं की गई है, पर इसके अंदर भी 10 mm की थिकनेस प्लेट ही यूज होती है। कोई तरीके का एंगल यूज नहीं होता, एक शार्प एंड नीचे दे दिया होता है, बस इसकी जो एक बार घुस जाती है तो पकड़ अच्छी बन जाती है। सेकेंड, हम यहाँ पे देख सकते हो आप ब्लंट एजेस के अंदर हम एंगल बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला एक एंगल यूज करा है, ये वाला एंगल यूज करा है। तो ये वाला जो एंगल है उसका जो डायमेंशन है वो 10x10x10 है। ठीक है, इसका जो चैनल रहता है मतलब इसका जो थिकनेस रहता है चैनल का वो कितना रहता है 20x20 सेंटीमीटर का रहता है। ठीक है, नीचे का जो चैनल है उसका जो थिकनेस रहता है वो कितने का रहता है 20/10 mm का रहता है। वहीं पे आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे अलग एंगल दिया हुआ है। जो अंदर की जो प्लेट्स हैं, ये वाली जो प्लेट्स हैं वो 10 mm थिक है। ठीक है, और क्या बोलते हैं यहाँ पे जो एंगल प्रोवाइड दिया गया है, ये वाला एंगल है जो यहाँ पे जो एंगल प्रोवाइड किया है वो 10x10x12 mm का एंगल प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो इसकी जो थिकनेस है प्लेट की वो 15 mm की थिकनेस है। सेकंड, यहाँ पे जो इसकी थिकनेस है प्लेट की वो 20 mm की थिकनेस है। सेम यहाँ पे प्रोवाइड करके दिया हुआ है 10x15 mm की प्लेट की थिकनेस दी के रखी है। और इसका जो नीचे की चैनल है, चैनल इज फॉर प्रोवाइडिंग द सपोर्ट फॉर द एजेस। ठीक है, चैनल क्यों प्रोवाइड करी गई है, हमको अच्छी तरीके का सपोर्ट मिले, कोई भी एजेस से हमारे जो कैशन है वो टूट ना जाए, इसलिए हमको ये यहाँ पे प्रोवाइड करके रखी गई है। ठीक है, 10x15 mm की चैनल यहाँ पे 20x10 mm की चैनल प्रोवाइड करके रखी है। और हमारा जो 10x15 mm की प्लेट है, ये जो हमारी प्लेट है वो 10x15 mm की यहाँ पे हमको जो प्लेट प्रोवाइड करके दी हुई है। ठीक है, तो ये था हमारा कटिंग एज। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिंकिंग ऑफ कैशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बताता हूं आपको। तो गाइस आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे सिंकिंग ऑफ कैशन जीटीयू में एक बार पूछा गया है और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो कितने तरीके से हम सिंक कर सकते हैं कैशन को, तो सबसे पहले आपको जो पॉइंट दिख रहा होगा उसमें होगा एयर एंड वाटर जेट। ठीक है, एयर और वाटर जेट के द्वारा हम हमारे जो कैशन है उसको सिंक करेंगे। किस तरीके से करेंगे, जैसे हमारा ये कैशन है, ठीक है, इसकी कटिंग एज यहाँ पे है, इसको मेरे को नीचे सिंक करना है सॉइल के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एयर जेट मारूंगा, वाटर जेट मारूंगा और एयर जेट मारूंगा, जिससे वो क्या होगा, इसकी आजू बाजू की जो सॉइल है वो हटेगी। ठीक है, वो हट जाएगी और ये जो सिंकेज का जो कटिंग एज है वो नीचे जाएगा। ठीक है, वो नीचे डायरेक्शन में जाने में आएगा। ठीक है, जैसे ही मैं अगर यहाँ पे दोनों एज पे क्या मारता हूँ, एयर प्रेशर मारता हूँ या एयर जेट मारता हूँ, तो क्या होता है, इसके आजू बाजू की सॉइल है वो हटेगी कि नहीं हटेगी। जैसे ही वो सॉइल हटेगी तो क्या होगा, इसका जो स्टेनिंग के साथ जो कटिंग है वो कहाँ पे जाएगी, नीचे डायरेक्शन में जाएगी और हमारा जो कैशन है वो धीरे धीरे सिंक होता रहेगा। क्लियर। सेकेंड, हर जगह हम एयर जेट यूज नहीं कर सकते। अब हार्ड स्ट्रेटा है, तो हार्ड स्ट्रेटा में मैं क्या करूंगा, जैसे कि ये समझो हार्ड स्ट्रेटा है और मेरे को ये यहाँ पे कराना है, तो मैं यहाँ पे क्या एक्सप्लोजन लगा दूंगा कटिंग एज के बाजू में। कटिंग एज के बाजू में क्या करूंगा, मैं एक्सप्लोजन लगा दूंगा और एक्सप्लोजन फोड़ूंगा। जैसे ही मैं फोड़ूंगा तो मेरे को जगह मिलेगी। ठीक है, अब इस तरीके से ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हमारी जो मेथड होती है ब्लास्टिंग की, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड होती है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड मेथड रहती है, क्योंकि यहाँ पे कटिंग एज को भी नुकसान होने के इसके अंदर चांसेस होते हैं। तो बहुत सोच समझ के मेरे को हार्ड स्ट्रेटम में पॉइंट्स लगा के वहाँ पे एक्सप्लोसिव करना पड़ता है और फिर बाद में मेरा जो कैशन है, मेरे को वो कैशन के लिए जगह मिल जाती है, तो फिर कैशन ऑटोमेटिकली नीचे जाना चालू कर देगा। सेकंड जो चीज है लोडिंग, तो हम क्या करते हैं, जैसे कैशन है नीचे नहीं जा रहा है, हार्ड स्टेटा भी नहीं है और सॉफ्ट स्टेटा है, क्लेली सरफेस है, तो मैं इसके ऊपर प्लेट्स लगा दूंगा। अब ये लोडिंग क्या होगा, तो भाई यहाँ पे मैं एक प्लेट लगा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे लोडिंग सैंड बैग्स डाल दूंगा। तो सैंड बैग क्या करेगा, सैंड बैग कुछ नहीं करेगा, नीचे प्रेशर डालेगा, प्रेशर इसके ऊपर आएगा, प्रेशर कहाँ पे ट्रांसफर होगा, कटिंग एज में ट्रांसफर होगा, तो वो क्या करेगा, पूरा कैशन की स्ट्रक्चर को नीचे सिंक करने में हेल्प करेगा।
ठीक है। सेम फॉर सैंड आइसलैंड के लिए होता है। सैंड आइसलैंड का के लिए होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, सैंड आइसलैंड के लिए है। मेरे को है ना वो फ्लडी एरिया, जब जैसे कि यहाँ पे समझो एक मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो मैं जैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है मैं यहाँ पे बनाऊंगा कि इसका टिम्बर का, क्लियर है। अब यहाँ पे समझो वाटर सरफेस है ना। तो वाटर सरफेस है, तो मेरे को क्या होता है कि वो जो पानी होता है, ये कैशन डाइविंग की प्रोसेस होती है, बहुत स्लोली स्लोली होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो वाटर है, तो इसके अंदर कभी कभी होता है कि चांसेस बहुत होते हैं कि किसके फ्लड आने के, और क्या बोलते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि कैशन डैमेज भी हो जाता है फ्लड के कारण, या टिल्ट हो जाता है उसके कारण। मैं वो भी बताऊंगा कि आगे टिल्टिंग, अगर कैशन टिल्ट हो जाता है तो उसको किस तरीके से हम शिफ्ट कर सकते हैं, उसके बारे में भी अपन आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं क्या प्रोवाइड करूंगा, यहाँ पे 2 शेल प्रोवाइड करूंगा। अब ये 2 शेल हैं, 2 टिम्बर के भी हो सकते हैं और स्टील के भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये अभी भी अगर पानी डालूंगा तो क्या होगा, पानी अगर फ्लड आता है तो भी चांसेस है कि इसके जो शॉक्स हैं वो कैशन पे लगेंगे। तो मैं यहाँ पे बीच में एक स्टील का प्लेट का एक गडर प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके अंदर सैंड डाला हुआ होगा, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही शॉक लगेगा, वेट तो नीचे जा ही रहेगा, तो धीरे धीरे कैशन तो नीचे जाएगा ही। तो जैसे ही शॉक लगेगा तो इसकी जो सरफेस है वो कैशन को डैमेज नहीं करेगी, क्लियर है। तो ये उसको ये जो प्रोसेस है उसको अपन क्या बोलते हैं, सैंड आइसलैंड बोलते हैं। तो ये जो सैंड है वो सैंड के स्ट्रक्चर में हमको डालने में आते हैं, तो जिससे हमारा जो फ्लड है वो हमारे कैशन पे इम्पैक्ट ना करे, और हमारा जो कैशन है वो अच्छी तरीके से ड्राइव हो पाए नीचे, ठीक है, क्लियर। तो ये है हमारा सिंकिंग ऑफ कैशन के बारे में हमने जो देखा। अब जो लास्ट हमारा टॉपिक है, हमारे ये चैप्टर का ही लास्ट टॉपिक है, उसका नाम है टिल्टिंग ऑफ शिफ्टिंग ऑफ कैशन। आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा जीटीयू के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 बार ये हमारे जीटीयू में पूछा हुआ है। तो न्यूमेटिक कैशन के बाद कोई ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो ये है टॉपिक के टिल्टिंग ऑफ कैशन, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि एक साइड से कैशन है ना अच्छी तरीके से बैठ नहीं पाता है, ठीक है। अब वो उसकी बहुत सारी चीज़ हो सकती है कि भाई हमको एक रिवर बेड है वो अच्छी तरीके से नहीं मिला, कहीं पे हमारी जो सॉइल की क्वालिटी अच्छी है, कहीं पे सॉइल की जहाँ पे दूसरा एजिस पड़ रहा है वहाँ पे सॉइल की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो हमारा को हो सकता है जो हमारा कैशन है वो हमारा साइड बाय साइड उल्टा बैठे या टेढ़ा बैठे। तो उसके अंदर होगा क्या कि अगर मेरा जो कैशन है वो टेढ़ा बैठता है तो उसके लिए बहुत सारे मैकेनिज्म है जो मैं कर सकता हूँ। तो जो उसके जो मेन 2 रीज़न है हमारे टिल्टिंग ऑफ कैशन के लिए, वो है अनइक्वल ड्रैगिंग, यानी मैंने खुदाई जो करी है कैशन को डालने के लिए, एक्सकवेशन जो किया है वो अनइक्वल किया है, सही नहीं किया है, उसकी वजह से हमारा जो कैशन है वो टिल्ट हो चुका है। और सेकंड जो है हमारा रीजन है वो नॉन यूनिफॉर्म बेयरिंग पावर ऑफ सॉइल। मैंने आपको बोला था एक एजिस के अंदर जहाँ पे सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होगी, या दूसरे के एजिस के यहाँ पे 2 एजिस होते हैं ना, कैशन में 2 एजिस होते हैं, आपको पता होगा। तो यहाँ पे सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी होगी किसकी, कैशन की, सॉरी, यहाँ पे सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी मिली और यहाँ पे अच्छी नहीं मिली, तो क्या होगा, चांसेस है कि ये ज़्यादा नीचे चले जाए और हमारा जो कैशन है वो टिल्ट हो जाए, क्लियर है। तो ये जो 2 है मेन रीज़न है हमारे कैशन के टिल्ट होने के। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कैशन है यहाँ पे टिल्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम सही करने के लिए जो सबसे पहला जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है बहुत सिंपल प्रोसेस है और बहुत स्लो प्रोसेस है, जिसको बोलते हैं अपन पुलिंग ऑफ टिल्ट ऑफ कैशन। अब ये कब होता है, जब ये जो कैशन है एकदम परपेंडिकुलरली ना गिरा हो, कब टिल्ट ना हुआ हो, कहाँ पे, ब्रिज के साइड पे, जब ब्रिज है उसके परपेंडिकुलरली ना हुआ, नहीं गिरा हुआ हो, टिल्ट नहीं हुआ हो, तब मैं ये जो तरीका है वो यूज कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रिज का पियर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कैशन दिया हुआ है, ठीक है, कैशन के ऊपर ब्रिज का पियर करा हुआ है। अब मैं यहाँ से केबल डाल दूंगा जो कि वो टिल्ट कैशन के एजिस पे जाएगा, ठीक है, टिल्ट उसके ऊपर कैशन के ऊपर जाएगा। अब ये जो है ना मैं किससे कनेक्ट कर लूंगा, रिंग बीम से कनेक्ट करूंगा। मेरे को रिंग बीम बनानी पड़ेगी कैशन के ऊपर, ठीक है। एक बार रिंग बीम बना दी मैंने, फिर यहाँ पे ये लगा दूंगा मैं
विंच यानी एक घूमने वाला मैकेनिज्म होता है। यहाँ पे मैं हुक प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ पे मेरा ट्रक खड़ा हुआ होगा जो कि वो विंच को खींचेगा, क्या पुल करेगा केबल के द्वारा। तो जो ये चीज है वो इस तरीके से यहाँ से पुलिंग होगी, ठीक है। तो धीरे 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 ये पुल होगा, तो ये जो हमारा कैशन है वो क्या होगा, सीधा आना चालू कर देगा, ठीक है। और एक बार सीधा आ गया, सेटल बैठ गया, उस पर लोड डाल के उसको सेटल करके उसको कैशन को, और फिर उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन चालू कर सकते हो, ठीक है। अगर ये चीज पॉसिबल ना हो, आपको लगता है कि आपके पीएस के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन आ सकता है इसके कारण, तो आप क्या कर सकते हो, आप मैकेनिक, बहुत सारी हाइड्रोलिक मशीन्स भी होती है, वहां पे ले जाके आप हाइड्रोलिक मशीन के द्वारा भी आप खींच सकते हो पियर के लिए, ठीक है। पर उसके लिए बहुत हैवी मशीन चाहिए होगी। सेकेंड, कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो हार्ड स्टेटा होता है उसके कारण, जैसे कि यहाँ पे समझो कि हार्ड स्टेटा है और यहाँ पे बहुत सारे सॉइल डले हुए हैं, तो मैं क्या एक्सप्लोसिव यूज करके यहाँ सॉइल को फोड़ दूंगा, तो अभी कैशन सीधा हो सकता है। या तो मैं कोई हैवी लोड यहाँ पे, या तो ये कैशन टिल्ट है समझिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके एजिस पे बहुत हैवी लोड डालूंगा, ठीक है, हैवी लोड प्रोवाइड करूँगा। तो जिससे होगा क्या, जैसे ये प्लेट पे हैवी लोड जाएगा तो ये जो साइड है, इसकी एजिस पे जो साइड है वो उस पर प्रेशर आएगा, तो ये टिल्ट सीधा होने की कोशिश करेगा, समझ में आए। तो इस तरीके से भी आप ये जो सारे मेथड है टिल्टिंग के आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बताया कि महाजन आप अगर यूज करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से इसके अंदर एक्सप्लेनेशन पता चलेगा। तो यही सारे टॉपिक्स थे जो कि मेरे को कवर करने थे। और आज का जो टॉपिक है हमारे, ये लास्ट टॉपिक था, इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो हो जाता है खत्म, ठीक है। कैशन फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन था, ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट था, 13 आवर्स की वेटेज का चैप्टर था, जो कि आज हमारा 18वें लेक्चर पे खत्म हो जाता है। नए चैप्टर की शुरुआत मैं कल करूंगा। अच्छा हाँ, एक और टॉपिक है कैशन सीकनेस। कैशन सीकनेस क्या होती है भाई, तो कैशन सीकनेस क्या होती है, जब आप, एक सिंपल सी बात है, ठीक है। मैंने आपको न्यूमेटिक कैशन के अंदर बताया था कि बंदा आदमी नीचे जाएगा तो वो क्या हेल्थी, मतलब उसका जो हेल्थ है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप हाई प्रेशर में काम करते हो। हाई प्रेशर में काम करते हो तो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो आपको जैसे नॉर्मल प्रेशर पे काम करता है, उसके हाई प्रेशर में काम करने की उसको आदत नहीं होती है, ठीक है। तो हमको बहुत हेल्दी लेबर चाहिए और स्किल्ड लेबर चाहिए काम करने के लिए, नहीं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका बीपी हाई हो सकता है, आपको वहाँ पे चॉकिंग हो सकती है, आपका जो टेम्परेचर है वो कभी भी लो हो सकता है उसका। इसलिए है ना, इन सब चीज़ों के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना जरूरी है, उसके बारे में एक कैशन सीकनेस करके टॉपिक दिया हुआ है। बहुत सिंपल टॉपिक है, कुछ नहीं करना है आपको पता है कि क्या होता है कि नॉर्मली आप नीचे जाओगे तो आपका बीपी हाई हो जाएगा, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, आपका जो मेंटल वर्क है वो आप अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे, आपकी जितनी एफिशिएंसी उससे कम एफिशिएंसी में काम कर पाओगे। तो उसके लिए अपन को क्या देना चाहिए, तो टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए अपन को वहाँ पे टेम्परेचर की मशीन लगानी चाहिए जो टेम्परेचर मेंटेन करके रखे, फिजिकल एग्जामिन करनी चाहिए। ये सब ना हो तो क्या, मतलब ये जो कैशन सीकनेस ना हो तो उसके लिए अपन को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, तो भाई ये सही प्रिकॉशन लेना चाहिए कि भाई टेम्परेचर उसका मेंटेन रखना चाहिए, फिजिकल एग्जामिन करके रखनी चाहिए हमारे वर्कर्स की, ठीक है। वहाँ पे जो कंप्रेसिव एयर है उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। घड़ी घड़ी शिफ्ट चेंज करते रहनी चाहिए। तो इससे अपन को क्या होगा, अपन को पता चलेगा कि भाई हाँ आदमी की तबीयत खराब नहीं हो रही है और आदमी का काम अच्छी तरीके से चल रहा है और कोई भी तरीके की कैजुअलिटीज नहीं होगी हमारे साइड पे, कैशन की साइड पे। तो ये सारी जो चीज़ थी आपको ध्यान रखनी चाहिए। और इसी के साथ चैप्टर हमारा होता है भैया समाप्त। हमारा नया चैप्टर है उसको हम नेक्स्ट ट्यूसडे को मेरा शायद वापस से लेक्चर आएगा, तो मैशनरी कंस्ट्रक्शन चालू करेंगे कि भाई किस किस तरीके की मैशनरीज होती हैं और मैशनरी के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया और ये लेक्चर देखते रहिए, असाइनमेंट करते रहिए। इसका असाइनमेंट मैं आज या कल डाल दूंगा, तो आपको असाइनमेंट भी पूरा करना पड़ेगा। मैं आपको समय दूंगा इसके असाइनमेंट के लिए, तो उसके लिए कोई चिंता करने वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, बाय बाय।